जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के 17 टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूरे बुक से कराने वाला हूं। यानी कह सकते हो कि यह वीडियो फिजिक्स के न्यूमेरिकल की चिंता बिल्कुल दूर कर देगा, और वो भी पक्का। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं आपका दिल खुश कर देगा। आज के इस वीडियो के बाद आपका फिजिक्स का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल का जो आपको बार बार भटकना पड़ रहा है कहीं इधर उधर इधर उधर, एक ही बुक के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर सारे बुक के वो वायरल न्यूमेरिकल कराने वाला हूं जो लगातार 3-4 साल से रिपीट कर रहा है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि पूरी बुक के 17 टाइप है न्यूमेरिकल के, जिसमें हम लोग टाइप 1 की बात कर रहे हैं। अब आप सोच के हैरान हो जाओगे, टाइप 1 में ही लगभग मैंने इतने सारे न्यूमेरिकल कवर कर लिए। वैद्युत द्विध्रुव पे आधारित न्यूमेरिकल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित न्यूमेरिकल, वैद्युत फ्लक्स पर आधारित न्यूमेरिकल, और सबसे बड़ी बात कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा होगा वो तुरंत पहचान गया होगा कि न्यूमेरिकल का लेवल बच्चों जैसा नहीं है। वही न्यूमेरिकल करा रहा हूं जो न्यूमेरिकल आ सकता है। आप देख रहे हो न्यूमेरिकल, ये देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, सारी चीजें ऐड होने वाली न्यूमेरिकल्स। ये सारे न्यूमेरिकल बहुत ही वायरल होते हैं, और बात ऐसी बोल रहा हूं जो शायद हो सकता है इस बात से तुम एग्री भी करो आप, कि इस टाइप के न्यूमेरिकल देखते ही बहुत लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, या तो टीचर प्रैक्टिस नहीं कराता क्योंकि इसमें तामझाम बहुत लगता है। लेकिन ये आपको इतना इजी लगेगा, इतना इजी लगेगा कि आप खुद कमेंट बॉक्स में कहोगे कि सर मजा आया। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं वैद्युत फ्लक्स पर आधारित न्यूमेरिकल कराऊंगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी। कई जगह पे लिंक होगा, ए हो या फिर ए हो या फिर ए हो, इस सारे लिंक होंगे आगे जाके कई सारे न्यूमेरिकल्स में। आपने वो वाले न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की, ऑयल ड्रॉप वाले, तेल की बूंद वाला, जो वैद्युत क्षेत्र में संतुलित रहता है। और बाप रे बाप, कसम से भाई इस बार आने का चांसेस 99% है। सारे न्यूमेरिकल मैं कराने वाला हूं, गजब खतरनाक खतरनाक न्यूमेरिकल होंगे दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स पे आधारित न्यूमेरिकल दो ठो दिख रहा होगा, आइए इसको पहले निपटाते हैं। याद रखिए, पूरा फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि नंबर बदल के भी दे तो आप आसानी से कर सको। ठीक है, जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल कराते जाऊंगा तो उसमें मैं कुछ टेक्निक भी देता जाऊंगा, उससे बड़ा गहराई से सुनिएगा। कुछ भी सुने या ना सुने, टेक्निक ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं सवाल क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर इतना, एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल इतना से गुजरता है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स बता दीजिए क्या है। जब भी आपको वेक्टर वाला वैद्युत फ्लक्स देगा, कौन? वेक्टर वाला, तो ये फार्मूला लगाएंगे। समझ आई मेरी बात है? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या यहां प्रश्न में डी लगाया है ए के बगल में यहां? तो आप कहोगे नहीं। जब डी नहीं लगाया है तो यहां से डी हट जाएगा, तब क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहां से डी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? फाई ई। यानी आपको निकालना क्या है? सीधे सीधे फाई ई निकालना है। अब फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब आप देखो, जब इसे हल करोगे तो आपके पास जो दिया है उसे एक बार लिख लो। क्या दिया है? ई वेक्टर 3i प्लस 4j, ए दिया हुआ है। फिर ए वेक्टर कितना दिया हुआ है आपके पास? 10i कैप, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो। आपको क्या निकालना है दोस्तों? फाई ई निकालना है। तो फाई ई बराबर क्या है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से समझना दोस्तों, ए नहीं तो ए पक्का आ सकता है, दोनों में से कोई एक इस बार के बोर्ड एग्जाम में। अब ई वेक्टर का वैल्यू रख दो, कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप, फिर डॉट लगा दो। फिर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर, ए वेक्टर का वैल्यू कितना है? 10i कैप। बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल आ गया। अब आप ध्यान से समझना, यहाँ पे 10i कैप है, लेकिन इस ब्रैकेट में जे कैप नहीं दिया है। आई कैप वाला दिया है लेकिन जे कैप वाला नहीं दिया है। तो जब इसका डॉट यानी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा। किसका? आई वाले के आई के साथ। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 तिया 30 आ जाएगा। अब बहुत लोग सोचेंगे आई का आई से गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, आई का जब डॉट प्रोडक्ट निकलता है खुद का खुद के साथ तो वैल्यू 1 आ जाता है। कितना आ जाता है? 1। इसलिए आई लिखने की जरूरत नहीं है, केवल संख्या का गुणा कर देना। 10 तिया 30 हो जाएगा, और आई बगल में लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे ये 4 कहाँ चला गया? इस 4 का गुणा क्यों नहीं हुआ इस 10 के साथ, या इस 4 का गुणा किसके साथ हुआ? तो मैं बता रहा हूँ, इस आई कैप के बगल में कुछ नहीं है तो समझ लेना 0 जे कैप है। क्या है? 0 जे कैप। तो जे का जब 0 वाले से हुआ होगा तो 0 हो गया, जब कुछ ना हो तो 0 माना जाता है। क्या माना जाता है? 0। इसलिए ये अपने आप 0 हो गया। समझ रहे हो? जोड़ा बनाया जाता है। अगर आई वाले का आई के साथ जोड़ा है तो उसका बस मल्टीप्लाई होगा। जिसका जोड़ा, जिसका पेयर नहीं है उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, उसको 0 समझ लेना। आंसर आ चुका है आपका, दैट्स ऑल, खत्म। तो बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे पक्का ना? अगर कर लेंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अभी बिना पेन कॉपी के ही कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका कितना होगा। ई की जगह पे आप समझ लीजिए 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप, और ए वाले की तरफ समझ लीजिए 10 जे कैप। जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। मजा आया? क्लियर हुआ? अब कर लेंगे इस तरह का।
चलिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, ये बड़ा पॉपुलर है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। कह रहा है कि एक वैद्युत, सवाल वही है बस घुमाया कैसे है, ध्यान से पकड़ना, सवाल पकड़ो दोस्तों, कैसे कान पकड़ के घुमा रहा है। कह रहा है एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, चलो ठीक है जो दिया है पहले लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई है, 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फिर कहता है वाई जेड तल, वाई जेड एक्सिस, जैसे यहाँ पे है ना, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस है। एक्स वाले पे आई कैप दिखता है, वाई वाले पे के कैप दिखता है, जेड वाले पे जे कैप दिखता है। क्या ट्रिक बताऊंगा, देखना समझना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो वाई जेड तल के समांतर, वाई जेड तल के समांतर ये वैल्यू दिया है क्षेत्रफल, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स बताओ क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे जो दिया है 0.2, यहाँ पे इस संख्या के बगल पे ना तो आई कैप है, ना तो जे कैप है, ना तो के कैप है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आई कैप वाला है या जे कैप वाला है या के कैप वाला, तभी तो हम वैद्युत फ्लक्स निकालते समय मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू दिया है किसके हिसाब से दिया है, वाई जेड के हिसाब से दिया है। तो ध्यान से समझो, जैसा मैंने बताया वाई किसके लिए काम कर रहा है, जे के लिए, जेड किसके लिए काम कर रहा है, के कैप के लिए, और एक्स किसके लिए काम कर रहा है, आई कैप के लिए। अब तुम्हें ध्यान से समझना कि यहाँ पे वाई जेड दिया है, तो इनमें से मिसिंग कौन है, इसमें से क्या नहीं है। तो वाई जेड दिया है तो आप कहोगे एक्स नहीं है, क्या नहीं है, एक्स नहीं है। तो जो नहीं है उसी का वैल्यू यहाँ पे रखोगे कैप वाला। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल दिया है ए, इसका मतलब 0.2 मीटर स्क्वायर, इसके बगल में क्या लग जाएगा, आई कैप लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आई कैप। अब आप कहोगे सर यहाँ मान लीजिए हमारा वाई जेड ना होके एक्स जेड होता, तो एक्स जेड तल होता, तो एक्स जेड तल होता तो एक्स है, एक्स के लिए क्या होता, आई कैप, जेड के लिए के कैप, यानी आई और जे, आई और, यानी आई और के नहीं लिखोगे बल्कि जे लिखोगे, तब समझ आया। तो अभी फिलहाल मैंने आई लिख दिया, अब बाकी आपको पता है फाई कैसे निकलेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई वेक्टर कितना दिया है, 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप मल्टीप्लाई, डॉट है, डॉट प्रोडक्ट, तो 0.2 आई कैप। तो अब देखिए यहाँ आई कैप है और आई कैप का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जे है, लेकिन इधर जे नहीं है, इसलिए वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो कहीं, 1.2 का 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आई और आई कैप डॉट प्रोडक्ट में 1 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा वही इसका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। बताओ अब इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, पक्का, गारंटी। चलो निपटा एक टाइप, चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित किस तरह से न्यूमेरिकल घुमा फिरा के पूछ सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आ गया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, देखिए ना वहां पे एक लाइक का ऑप्शन होगा ना, क्या पैसा थोड़ी लग रहा है, कर दीजिए ना, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लेवल को देखिए, अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित न्यूमेरिकल कर रहे हैं दोस्तों। एकदम बच्चा बच्चा न्यूमेरिकल नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, बड़े मार्क्स में फंसने वाले न्यूमेरिकल ये होते हैं। कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में 20 माइक्रो कूलाम तथा -20 माइक्रो कूलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी पर विभेदित है, यानी दूरी पर स्थित है। तो द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए क्या होगा। और समझ ही नहीं आया होगा क्या मैंने पढ़ा। अब देखो डायग्राम से समझो। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 20 माइक्रो कूलाम और एक तरफ -20 माइक्रो कूलाम का क्या है, तुम्हारे पास एक आवेश है, ठीक ना, 2 आवेश है, ठीक ना। और इसके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। कितना है इसके बीच की दूरी, 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना, ये बात आपको पता है कि 2 आवेश अगर समान परिमाण के हो, 2 आवेश अगर समान परिमाण, मतलब यहाँ परिमाण का मतलब संख्या है यार, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, देख रहे हो ना। तो ये दोनों समान है कि नहीं, लेकिन विपरीत है, एक माइनस और एक प्लस। तो यहाँ द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। जब 2 समान परिमाण हो, जो आवेश, जब 2 समान परिमाण के आवेश हो और विपरीत हो, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसी अक्ष पे कितनी दूरी पे, यहां से ध्रुव से, तो इसकी ध्रुव किसे मानी जाती है, इसे ओ पॉइंट को, यहां से कुछ दूरी पर, कितना, 1 मीटर दूरी पर क्या निकालना हमें, किसी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। अब बताओ समझ आया, ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, अक्षीय स्थिति वाला लग रहा है कि नहीं, जो हमने प्रूव कराया था, देखा है कि नहीं, वीडियो मेरा देखा होगा, वहां पे बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने कराया था, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, उस वीडियो में मैंने वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये भी समझाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया है देख लीजिए। आवेश आपको दिया हुआ है 20 कूलाम का, क्यों कितना दिया है, 20 कूलाम, ठीक ना, प्लस माइनस में दिया है, लेकिन 50 बार मत लिखिएगा, एक ही बार लिखना है, ठीक ना। कितना आवेश है आपके पास, 20 कूलाम का आवेश है। अब
इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको पता ही है, 2l कहते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि O से यहाँ तक l होता है, पता है ना, द्विध्रुव पढ़ा है ना, यहाँ से यहाँ तक l होता है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 2l। कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया बच्चा? 1 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसे मैं मीटर में बदलूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 1 × 10⁻2 लिख दूंगा सेंटीमीटर को, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर। जब भी सेंटीमीटर हटा करके मीटर में बदलना हो तो 10⁻2 लगा दिया करो। क्या लगा दिया करो? 10⁻2। यहाँ तक समझ आ गया? फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है कि ये तो हो गया काम, इतना हमने कर लिया। फिर उसके बाद कहता है द्विध्रुव के ध्रुव, द्विध्रुव के दो ध्रुव, द्विध्रुव के ध्रुव, ध्रुव कौन है? द्विध्रुव का, ये बीच वाला वो पॉइंट, यहां से कितनी दूरी पे? यहां से कितनी दूरी पे? 1 मीटर की दूरी पे। 1 मीटर की दूरी पे इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट में वैद्युत की तीव्रता तुम्हें चेक करनी है, तो हमें E निकालना है। 1 मीटर दूरी पे, इसे R कहोगे, पता है ना, O से लेके P की दूरी R होती है। देखा है कि नहीं मेरा डेरिवेशन, वहां बताया मैंने। तो हो गया 1 मीटर, R दे दिया। जब सब वैल्यू पता चल ही गया तो अब वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, E का वैल्यू निकल जाएगा। फार्मूला क्या है आपका अक्षीय स्थिति के लिए? 2B/r⁻3। इस P को हटा के आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? Q × 2l लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो। इसका वैल्यू आपको पता ही होगा। ओहो, कितना इजी क्वेश्चन है ना। ये आ गया, फिर आ जाएगा 2, अब देखो 2 आ गया, फिर गुणे आ गया Q कितना है दोस्त? Q आपका 20 माइक्रो कूलम है। यहाँ पे क्या है? माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 माइक्रो कूलम। आपकी जानकारी के लिए बता दो, जब 20 माइक्रो जब हटाओगे तो कूलम में बदल जाएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा? 10⁻⁻6। अभी आ गया कूलम में। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 × 2l। 2l को क्या लिख सकते हो आप लोग? 1 × 10⁻2 बटा r कितना दिया है? 1। ये देखो 1 का स्क्वायर पावर 3 है, तो 1 पे पावर 3 करोगे तो 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा ना। समझ आएगा नहीं? अब जैसे इसे कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे? जैसे इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.6 × 10⁻3। समझे दोस्तों? मात्रक आपको पता ही है, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? मजा आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन अब जब भी आएगा तो आप इसे एकदम अच्छे से हैंडल कर लोगे कि नहीं? पक्का ना? अगर कर लोगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना यस सर। अब दोस्तों आ गया तेल की बूंद वाला क्वेश्चन। दोस्तों ऑयल ड्रॉप वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है दोस्तों। यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को कतई नहीं छोड़ सकते। इस क्वेश्चन को समझते समझते 2-3 टिक आउट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। कैसे? मैं समझाता हूँ। देखो ये याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र अगर इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर एक आवेश फंस गया, बेचारा आवेश फंस गया। अरे फंस गया, अरे भाई, और वो आवेश कैसा है? धन आवेश है। तो धन आवेश है तो पक्का गारंटी तो इसका जो बल लगेगा आवेश की तरफ ही लगेगा। इसका जो बल लगेगा, इस पर जो, इस आवेश पर जो बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही काम करता है। ये बात याद रखना। तो उसी तरह अगर मैं कोई ऑयल ड्रॉप ले लूं, ठीक ना, तेल की बूंद ले लेता हूं। ठीक है, क्या ले लिया? तेल की बूंद ले लिया। यहाँ पे तेल की बूंद है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है कि एक आवेशित क्षेत्र में इसको रख दिया गया। ठीक है, तेल की बूंद को। और तेल की बूंद पे यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कितना आवेश रखें कि ये तेल की बूंद ना तो ऊपर जाए ना तो नीचे, एक जगह पे लटका रह जाए। लटका रह जाए यानी संतुलित रह जाए। समझ आई मेरी बातें? अब बताइए यहाँ पे आवेश, आवेश कितना है? 3 इलेक्ट्रॉनिक। इसका पहले द्रव्यमान देख लीजिए। द्रव्यमान कितना दिया हुआ? मास 0.001 मिलीग्राम। तो इसको बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 1 × 10⁻9 किलोग्राम। ठीक ना, मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 1 × 10⁻9 किलोग्राम आ जाएगा। 0.001 मिलीग्राम को बदलोगे तो। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। आपका इस तेल की जो ड्रॉप है, बूंद है, इस पर आवेश दिया है। ठीक है, इस पे क्या दिया है? आवेश। और आवेश कितना है दोस्तों? 3 इलेक्ट्रॉनिक। आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉनिक, 2 इलेक्ट्रॉनिक, 4 इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? देखो, अगर उसने बोला कि आवेश 3 इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका मतलब है 3 ऐसे करके। अगर वो बोलता 4 इलेक्ट्रॉनिक है तो ऐसे। अगर उस पे कहता है कि अल्फा कण है, ऐसा भी बोल सकता है। अल्फा कण, अल्फा कण का मतलब होता है, अल्फा कण पर आवेश, याद रखना हमेशा, अल्फा कण पर आवेश हमेशा 2 इलेक्ट्रॉनिक का होता है। कितना? 2 इलेक्ट्रॉनिक, भूलना मत। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनिक है तो इसको आवेश में कन्वर्ट कर दो। 3 गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 होता है। हो गया, इसका वैल्यू क्यों मिल गया आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्का ना? अब आप ध्यान से समझना, हमें इसको लटकाए रखना है कि न तो नीचे जाए ना तो ऊपर। इस पे 2 तरह का फोर्स काम करेगा। अगर ये ऊपर लटका हुआ है तो जाहिर सी बात है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, F = m×g, पक्का काम करेगा। और इसको ऊपर की तरफ भी कोई खींचने वाला है, और आप कहोगे कौन? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तरफ एक बल लगेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा ऐसे करके। ठीक है, और ये बल क्या होता है आपको बता चुका हूं। वैद्युत क्षेत्र वाला बल क्या होता है? F/Q होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सिखाया था। या फिर अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा? Q इधर आ जाएगा,
तो E इंटू क्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू। तो अब यहाँ पे बताओ बल बराबर क्या होगा? M इंटू जी। इस F को हटा दो तो क्या हो जाएगा? F की जगह क्या कर सकते हो? E इंटू क्यू। क्यों? क्योंकि देखो F बराबर एम जी, F बराबर एम जी। जब ये दोनों बल बराबर होगा तब ना ये लटक जाएगा, ना तो नीचे जा पाएगा ना तो ऊपर। अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये बल ज्यादा है, और अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला बल ज्यादा है। और ये अगर ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, इसका मतलब ओए ओए, यानी ओए ओए, यानी एक जगह पे अटक गया है। समझ आए मेरी बातें? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम जी। अब देखो हमें निकालना है ई, वैद्युत की तीव्रता। तो एम जी बाई क्यू हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका आंसर। यम का वैल्यू कितना दिया है? 1 गुणे 10 घाते -9 गुणे जी का वैल्यू कितना होता है आपको पता है? 9.8 होता है। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8। या फिर अगर आप कैलकुलेशन आसान बनाना चाहते हो तो 10 भी लिख सकते हो। और क्यू कितना दिया है आपका? क्यू दिया है 3 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19। अब आपको इसे खुद से करना होगा दोस्तों, बेसिक कैलकुलेशन है, जरूर कर लेंगे। अगर आपको डाउट होगा तो मेरा वीडियो है बेसिक कैलकुलेशन पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कहाँ मिलेगा? तो मेरा यहाँ पे एक चैनल दिख रहा होगा, दूसरा चैनल में, वहां पे मैं बेसिक चीजें डालता हूँ, ट्रिक से करने का तरीका बताता हूँ। अगर आपका इंग्लिश तैयार भी नहीं है तो आप जाके इंग्लिश तैयार कर सकते हो, उस पर केवल हिंदी और इंग्लिश का कंटेंट मिलता है और बेसिक मैथ की ट्रिक का। तो इस तरह के कैलकुलेशन को कैसे किया जाए यहाँ पे कराया गया है, आप थंबनेल भी देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो बायोलॉजी वालों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। दशमलव का गुणा कैसे करे, भाग कैसे करे, ये पावर कैसे हटाए, ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट करके आसानी से कर ले कम से कम समय में, वो सारी ट्रिक बताई गई है वहां पे, जरूर देखिएगा और उस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा समर्थन करिए, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये वाला प्रश्न अगर आपने कर लिया ऑयल ड्रॉप का तो समझ लीजिए आपका अब डर खत्म हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन से। तो कह रहा है कि एक बूंद जिसका द्रव्यमान इतना है, मान लो एक कोई ऑयल ड्रॉप है, कोई एक ऑयल ड्रॉप है, इस तरह से तेल की बूंद है, उसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों? द्रव्यमान है 4.8 गुणे 10 घाते -10 ग्राम। इसको केजी में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 4.8 गुणे 10 घाते -13, क्योंकि 3 बढ़ जाता है, ठीक ना। तो यह आ जाएगा आपका केजी में, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद कहता है कि इस पर जो आवेश स्थित है, इस पर जो आवेश है आपका क्यू, वो कितना है दोस्तों? 2.4 गुणे 10 घाते -18 गुलाम दिया है। फिर कहता है क्षैतिज तथा आवेशित दो प्लेट के बीच में है, ठीक ना। क्षैतिज है और आवेशित। अब क्षैतिज क्या होता है? देखो जब दो प्लेट ऐसे हो ऐसे तो ये क्षैतिज है, ओए ओए, और ऐसे है तो ऊर्ध्वाधर, समझ रहे हो। तो दो प्लेट क्षैतिज है, एक ऐसे, ये हो गया एक प्लेट, और एक प्लेट नीचे ऐसे, ठीक है। और ये दोनों आवेशित है, मान लो एक पे प्लस आवेश है और एक पे ऋण आवेश है, मान लो, ठीक है। मानने में क्या जाता है नहीं। अब ध्यान से समझो, ये कोई धन आवेश है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। अब ध्यान से समझना, ये जो आवेश है दोस्त, ये जो आवेश है क्यों, ये आवेश कह रहा है कि संतुलित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये देखो, दो प्लेटों के बीच में संतुलित अवस्था में लटक रही है, लटक रही है, यानी ये न तो नीचे जा रही है न तो ऊपर, यानी लटक रही है। अगर मान लो प्लस है और ये माइनस है, हर हो जाता है प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड आती हुई नजर आती है। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक फोर्स लगेगा, वो होगा E इंटू क्यू का, एक फोर्स काम कर रहा होगा E इंटू क्यू का। ध्यान से सुनते जाना, सब समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लटक रही है तो यहाँ पे एक स्थितिज ऊर्जा क्रिएट हो रहा है, क्या? एक स्थितिज ऊर्जा काम कर रहा है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? U इज इक्वल टू mgh होता है। एच का मतलब हाइट, हाइट है टोटल। तो इसको हम अगर डी बोलते हैं हाइट को, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। और यू क्या है? एक तरह का स्थितिज ऊर्जा जो होता है, किया गया कार्य ही होता है। क्या होता है? कार्य, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को मैं हटा के चाहे तो क्या लिख सकूं? विभवांतर के रूप में अगर लिखना हो मुझे, क्योंकि आगे अगर सवाल को पढ़ो तो कह रहा है संतुलित अवस्था में लटक रही है तो इनके बीच की दूरी अगर इतनी है, ये देखो बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे लिख दो डी। डी कितना है? डी दिया है 1.0 सेंटीमीटर। इसे अगर मीटर में बदलोगे तो हो जाएगा 1 गुणे 10 घाते -2 मीटर। यहां तक क्लियर हो गया। फिर कह रहा है u बराबर कितना है? mgh होता है। तो हाइट मान लेते हैं हमारा कितना है? d। और u क्या है आपका? कार्य के रूप में ही होता है स्थितिज ऊर्जा में, अगर देखो तो w क्या है आपका? विभवांतर से ले सकते हो इसको। विभवांतर क्या होता है? v बराबर होता है w बाई q होता है। तो w अकेला करोगे तो w इज इक्वल टू v इंटू क्यू हो जाएगा। तो w हटा के क्या लिख सकते हो? v इंटू क्यू बराबर mgd। अब हमें निकालना क्या है? दो प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो v अकेला कर लो, तो v बराबर क्या हो जाएगा? mgd बटा q। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब वैल्यू पुटअप करो, v इज इक्वल टू m। m कितना है आपके पास? m दिया है 4.8 गुणे 10 घाते -13 गुणे g कितना होता है? 10 लगा दो, वैसे 9.8 होता है, ठीक ना।
हम 10 रख रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। डी की जगह पे क्या कर लोगे, 1 गुणे 10 घाते माइनस 2। फिर क्यू की जगह पे कितना है आपके पास, क्यू कितना दिया है दोस्तों, क्यू दिया है आपका 2.4 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलम। अब बताइए इसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, इसका काम आपका है। ठीक है, आंसर आएगा आपका वोल्ट में। अब बताइए दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आपका यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूं आप आराम से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग संधारित्र वाले चैप्टर की तरफ चले गए हैं। उस चैप्टर में कौन कौन से वायरल न्यूमेरिकल है इनको देखिए। जैसे आप देख सकते, कह रहा है 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड की धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बताइए। पहली बात तो समझिए, संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होती है U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर होता है। क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है। तो आपका यहां देख सकते हो दोस्तों, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या दिया है, 2 वोल्ट तक विभवांतर यूज किया गया है। भी विभवांतर क्या बोलते हैं, भी आपका कितना दिया है, 2 वोल्ट। ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है आवेशित 10 माइक्रोफैरेड की धारिता है। धारिता यानी C कितनी है, 10 माइक्रोफैरेड। अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि माइक्रो जब हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 गुणे 10 घाते माइनस 6 फैरेड आ जाएगा। अब आपको U निकालना, U का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा, याद रखिए, या संचित ऊर्जा। तो कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। तो वैल्यू जब रखोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सी का वैल्यू कितना है, 10 गुणे 10 घाते माइनस का 6 गुणे भी कितना है आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हल करोगे तो यहाँ पे हल्का सा और कर देता हूं मैं, तो 1/2 काट दोगे तो आ जाएगा 5 आ जाएगा, गुणे 10 घाते माइनस 6, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 गुणे 10 घाते माइनस 6 जूल आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। समझ आई मेरी बातें। अब कितना आसान है। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन आपका सेम है, बस यहाँ माइक्रोफैरेड हटा करके क्या कर दिया दोस्तों, पिकोफैरेड कर दिया। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, इसे आप खुद से करोगे दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की अगर बात करो दोस्तों, ऊर्जा वृद्धि वाला सवाल की संधारित्र वाले का, तो बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। देख सकते हो मैंने स्टार किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे वैरायटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि एक हमारे पास कोई संधारित्र है, ध्यान से समझना, ठीक है। इस पर इसकी धारिता C है और इस पर विभवांतर अगर भी हो तो इसकी संचित ऊर्जा कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा, हाफ CV स्क्वायर होता है कि नहीं। अब मान लो, सपोज दैट एक बात कह रहा हूं, ध्यान से समझना, मान लो इसका विभवांतर ये 10 माइक्रोफैरेड का, मान लो इसका विभवांतर 100 है, समझने की कोशिश करो, ठीक ना, 100 विभवांतर, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अगर इसकी विभवांतर 100 से बदल करके कुछ और हो जाए, यानी V1 से बदल के कितनी हो जाए, V2 यानी 200 हो जाए, तो बताओ कितनी ऊर्जा। भाई विभवांतर बढ़ा तो ऊर्जा में भी वृद्धि होगा, तो कह रहा है ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब क्या है, बड़ा सिंपल तो हो गया यार। अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं V1 के हिसाब से, तो फार्मूला क्या होगा, U1 C तो सेम रहेगा, V1 U2 लिखूं तो क्या हो जाएगा, हाफ C V2 स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो क्या होगा, ज्यादा में से कम को घटाओगे दोगे तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास 20 रुपया है, अचानक 30 रुपया हो गया, तो कोई पूछा तुम्हारे पैसे में कितने की वृद्धि हुई, तो मैंने कहा 20 रुपया था 30 रुपया हो गया, यानी 10 रुपए की वृद्धि हुई। कैसे 10 रुपए की, 30 में से 20 घटाया। उसी तरह से ज्यादा ऊर्जा में से कम को घटा दोगे तो ऊर्जा वृद्धि पता चल जाएगा, यानी ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U होता है, ठीक ना। ऊर्जा में वृद्धि क्या लिखते हैं, डेल्टा U। फार्मूला हो जाएगा हाफ C V2 स्क्वायर माइनस हाफ C V1 स्क्वायर। यहां से कॉमन ले सकते हो, हाफ C कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप कर दो, हाफ C कितना है आपके पास, C आपका दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरेड, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 घाते माइनस 6 फैरेड हो जाएगा। वैल्यू पुटअप कर दो C की जगह पे, तो 10 गुणे 10 घाते माइनस 6 फैरेड हो जाएगा। V2 कितना दिया आपके पास, 200, 200 का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस V1 कितना दिया है, 100, 100 का स्क्वायर कर दो। क्लियर है, क्योंकि जब कम विभवांतर था तो उसे V1 लिखना, जब विभवांतर बढ़ गया तो उसे V2 लिखना। ठीक है दोस्तों, बोलोगे नहीं, पक्का ना, कर लोगे ना, एकदम दहाड़ देना एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। काटोगे 5 आ जाएगा, 5 गुणे 10 घाते माइनस 6, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, डबल जीरो नहीं 4 बार जीरो हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 100 लिख करके कितना 4 बार जीरो। अब आगे का कैलकुलेशन आप करोगे। बताओ समझ आया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों एक आध डायग्राम वाले सवाल को ले लेते हैं। जब इस तरह का आपका क्वेश्चन दे देगा और आपको तुल्य धारिता पूछ ले तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले कहाँ से लेना जरूरी है। ये आपको पैरेलल दिख रहा है और इसमें दो आमने सामने श्रेणी क्रम दिख रहे हैं, तो पहले इन दोनों को लेंगे। किसको, इन दोनों को। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, यही होता है। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड परस्पर किसमें श्रेणी क्रम में नेमिंग करना कर सकते हैं। इसे C1 कह लीजिए, इसे C2 कह लीजिए,
इसे C3 कह लो, इसे C4 कर लो, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने C1 C2 कर लिया। अब वैल्यू पुटअप करो। अब इसके अलावा क्या हल करना है या नहीं, तो आपको अभी भी बचा हुआ है सर, इसका मतलब इसे डायरेक्ट C नहीं कहोगे, तब इसे C डैश कह लेना, ठीक है। तो हो जाएगा 1/C। इसको और क्लियर तरीके से मैंने अपने वन शॉट वाले वीडियो में समझाया, वहां अगर आपने नहीं देखा होगा उस वीडियो को तो यहाँ थंबनेल चल रहा है और इस वीडियो का एंड स्क्रीन लास्ट में दिख जाएगा, जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, C1 कितना दिया है आपके पास, यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड, या फिर ऐसे लिख लो, C1 तथा C2 परस्पर श्रेणी क्रम में स्थित है, ठीक है। जब आप इसे हल करना तो, ठीक है दोस्तों। अब फिर उसके बाद हल करना शुरू कर देना। तो C1 कितना है 2, C2 कितना है 3। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो 1/C डैश बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 तिहाई 6। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। फिर आ जाएगा आपको 1/C डैश बराबर 5/6। और अगर इसको पलट के लिखोगे तो C डैश नीचे 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6/5। नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आ गया माइक्रोफैरेड। इतना वैल्यू आपका आ चुका है, ठीक है। अब इसे आप ध्यान से देखो तो ये डायग्राम कैसा दिख रहा होगा, कुछ इस तरह दिख रहा होगा, हाँ या ना, क्योंकि अब जो 2 ठो था वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, C डैश में, अकेले में। नीचे क्या है आपका C4 है, ठीक है दोस्तों। ऐसे करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा, समझ आई मेरी बातें। अब इन दोनों को देखो किस में दिख रहा है, समांतर में दिख रहा है। तो समांतर का क्या फार्मूला होता है, सीधे सीधे होता है, C इक्वल टू क्या होगा, C1 + C2, इस तरह से क्या जाता है। यहाँ पे क्या है C डैश, यहाँ क्या है C4, और इसके बाद भी तो हमें इसको अभी हल करना है, इसलिए इसे C डबल डैश कह लीजिए, ठीक है, जो आंसर आएगा। तो C डबल डैश, C डैश का वैल्यू कितना है आपके पास, 6/5 प्लस C4 कितना है आपके पास 1। अब इसे हल करिए, C डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं थे, 6 एकम 6, 5 एकम 5, 5 एकम 5। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास C डबल डैश बराबर 11/5 माइक्रोफैरेड। अब ये 2 ठो जो दिख रहा था वो क्या अब कितना हो गया, 1 बन गया, ठीक है। ये आपका कितना है दोस्तों, C3, और ये क्या है C डबल डैश, बताइए समझ आया। अब ये देखिए दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो देख निकाल दीजिए इन दोनों का। तो श्रेणी क्रम आखिरी है, इसलिए C इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि C डबल डैश तथा C3 श्रेणी क्रम में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल डैश प्लस C3, तो C डबल डैश का वैल्यू कितना है दोस्तों, अभी जस्ट निकला है हमारा ताजा 11/5। C3 कितना है आपके पास, C3 यहाँ पे देखिए 6 है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 11 एकम 11, 5 36 बटा 5 एकम 5, यानी कुल मिला कितना आ जाएगा, 41/5। अब इसे ये आ गया माइक्रोफैरेड, चाहे इसे इसमें रहने दीजिए या तो डेसिमल में करके लिख सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग विद्युत धारा वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल करेंगे दोस्तों, जिसमें आपका पहला न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह का न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो बगल में एक आपको डेफिनेशन या तो संबंध चिपका देगा, याद रखिएगा, और बन जाएगा 5 नंबर का प्रश्न। कितने नंबर, मजाक नहीं कर रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर का पेपर कर रहा होगा उसको पता होगा कि इसी क्वेश्चन में आपको यहीं पे चिपकाता है। क्या करेगा कि वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए, तथा ये न्यूमेरिकल दे देगा, इसी में चिपका करके दे देगा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ये सब वाला न्यूमेरिकल आपको दे देता है, ठीक ना, यहीं पर आपका चिपका के देता है दोस्तों, समझ आ रहा है। तो अब आगे देखिए करना क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे धारा घनत्व पूछ रहा है। धारा घनत्व जे होता है, अगर आप नहीं देखे इसका वीडियो तो इस वन शॉट वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है वो सारी चीजें मैंने कराया है, यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा और इसका एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पे कह रहा है एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n से लिखा जाता है। कितना दिया है, 2 × 10⁻28 मीटर माइनस क्यू इनवर्स दिया है, ठीक है। फिर कहता है कि उसका अनुगमन वेग यानी Vd कितना दिया है, 1.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको पता होगा दोस्तों, इतना बात तो आपको पता होगा कि 1.0 लिखो चाहे 1 लिखो, मतलब एक ही होता है। अब सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में। तो सेंटीमीटर जब हटता है मीटर में लाने के लिए 10⁻2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, जैसे ही आप इसके बगल में 10⁻2 लिखोगे, सेंटीमीटर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो चीजें हैं क्लियर होती जा रही हैं। अब हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है, धारा घनत्व यानी J निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा, NeVd, याद रखिएगा। अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में संबंध यही होता है। मैंने उस वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से उसको प्रूफ किया है दोस्तों, ठीक है, देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे J बराबर क्या हो जाएगा, n कितना दिया है, 2 × 10⁻28। E कितना, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19, से आपको पता होना चाहिए। Vd कितना दिया है यहाँ पे,
1 गुणे 10 घाते -2। अब जैसे इसे कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या कर लो, 16 है, 16 तो नहीं 32 हो जा रहा है, 3.2 आ रहा है। यहाँ क्या है 10 घाते 28 और यहाँ पे आपका 19 और 2, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुड़ जाएगा। 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21 माइनस में आ जाएगा और यहाँ 28 है, तो 28 तो यानी कुल मिला के 10 घाते 7। यही आप इसका मात्रक भी लिख लीजिएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पक्का हैंडल कर लेंगे। तो इस टाइप का धारा घनत्व वाला यानी अनुगमन वेग वाला क्वेश्चन भी आप देख लेंगे 1 2 ठो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को एकदम दिमाग में फिट कर लो दोस्तों, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर ये तैयार हो जाता है तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज भी प्रयोग होने वाला है। डायग्राम याद रखो, दिमाग में रख लो, ये चित्र दिमाग में रख लो दोस्तों, क्योंकि संधारित वाले में भी ये क्वेश्चन इस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का जब भी आएगा तो जैसे इसका ऐसे झोटा पकड़ के खींचोगे वह ऐसा इधर से, तो इस तरह बन जाएगा। जब इस तरह बन जाएगा तो 8 वाला जो बीच में दिख रहा है अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, तुम एक बार चेक करो कि ये प्रतिरोध जो है न्यूमेरिकल में प्रयोग होगा भी या ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, इसके बगल में कितना है 3, इसके बगल में कितना है 6, अगर इन दोनों का डिवाइड करो 3/6, अब नीचे वाला कितना है 3, यहाँ कितना है 6, इनका डिवाइड करो 3/6, क्या दोनों सेम आया है? अगर सेम है तो इसका मतलब ये प्रतिरोध काम नहीं करेगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? अब इतना केवल बचा, अब इतना केवल बचा। अब इसे ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। किस में हो गए? श्रेणी क्रम में। तो इसका नाम दे देते हैं दोनों को, इस वाले को नाम दे देते हैं R1, इसको नाम दे देते हैं R2, इसको नाम दे देते हैं R3, इसको नाम दे देते हैं R4। तो R1 R2 जोड़ दो, R1 प्लस R2, ये R डैश ले लो, इसको कितना है दोस्तों 3 और 6, 3 और 6 बराबर 9 ओम। उसी तरह ये भी श्रेणी क्रम में है, ध्यान से समझना, ये भी श्रेणी क्रम में है। अभी जब दोनों जुड़ गए तो एक ठो बन गया, केवल कितना बचा, केवल एक। और नीचे वाला भी जब दोनों जुड़ जाएगा तो एक ठो अकेला बचेगा और ये दोनों आपस में हो जाएंगे समांतर में यानी पैरेलल में। अब ध्यान से देखो, जब R डबल डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी जुड़ जाएगा 3 प्लस, यानी लिख दो R3 प्लस R4, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 9 ओम। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आया? अब निकाल दो टोटल का, टोटल इन दोनों का, ये आपका क्या है R डैश और ये क्या है R डबल डैश। तो क्या हो जाएगा, अब समांतर है, समांतर का फार्मूला क्या होता है प्रतिरोध वाले का, 1/R बराबर होता है 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। ये सारी चीजें सिखाई गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका, R डैश कितना है 9, इसका वैल्यू कितना है 1/9। अब इसे कैलकुलेट करना आपका काम है, बताइए आप कर लेंगे कि नहीं, इजी है कि नहीं? तो इस तरह का भी जरूर देखेंगे आप दोस्तों। ठीक है, समय बिल्कुल नहीं बचा है दोस्तों, आप लोगों ने इतना ज्यादा मैसेज किया कि सर पूरे फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाइए एक ही वीडियो में, इसलिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इस वाले न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा फंसाता है लोगों को। कह रहा है कि दिए गए चित्र में संधारित्र में संचित ऊर्जा, अब संचित ऊर्जा बोल दिया तो संचित ऊर्जा का फार्मूला पहले ही बता चुका, U इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। अब आप कहेंगे C तो हमारे पास है सर 2 माइक्रोफैरड, तो हाफ हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C की जगह पे 2 आ जाएगा, माइक्रोफैरड को फैरड बदलोगे 10 घात -6 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दूं C बराबर कितना दिया है 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो हटाओगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते -6। यहाँ तक क्लियर है, लेकिन अब भी चाहिए हमें, भी तो दिया ही नहीं है कहीं। विभवांतर, तो विभवांतर निकलेगा कहाँ से, यहाँ से। पहले प्रतिरोध देखो, ये पूरे प्रतिरोध को अगर ध्यान से देखो किस में है, ये श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम से R निकल जाएगा, तो श्रेणी क्रम में R को नॉर्मल जोड़ दिया जाता है, 2 + 3 + 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 ओम। अब तुम यहाँ से ओम के नियम से निकाल लो भी का वैल्यू, I × R होता है फार्मूला। I कितना दिया है 2 एम्पियर, तो हो जाएगा 2 गुणे R कितना हो गया 10, यानी कुल मिला के 20 आ गया। अब यहाँ पुटअप कर दो भी की जगह पे, 20 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 00 गुणे 10 घाते -6, 2 0 काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 गुणे 10 घाते -4 आ जाएगा। समझ आए? अभी जाहिर सा तो ऊर्जा है एक तरह का, तो क्या हो जाएगा जूल आ जाएगा। अब बताइए समझ आया? अब इस तरह का क्वेश्चन भी कर लेंगे, मजा आ रहा है। मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला हम लोग नहीं करेंगे, हम वही क्वेश्चंस को कराएंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समय कम बचा हुआ है, मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूं कि कुछ भी क्वेश्चन करा के चला जाऊं। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन पॉपुलर है दोस्तों। अब उम्मीद करता हूं यहां तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा दोस्तों। अब इसके बाद जो अगला न्यूमेरिकल आएगा दोस्तों, बायो-सवार्ट के नियम पर होगा, आपका LCR वाला जो होता है परिपथ वाला, उस पर न्यूमेरिकल आधारित होगा। ये दोनों याद रखिएगा, इस पर मैंने अभी वन शॉट वीडियो नहीं डाला है, इसलिए कल यानी कल आपका 17 तारीख के सुबह वाले दिन 9 बजे के अंदर आपका इसका वन शॉट वीडियो मिल जाएगा, और उसी वीडियो में पूरे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल साथ में करा दूंगा। फिर उसके बाद फिजिक्स मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।